ऑलराइट, वेलकम बैक। और ये है ग्रेविटेशन का दूसरा लेक्चर और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने कुछ बेसिक सी चीजें की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ये फोर्स हम निकालते कैसे हैं, GMM बाय आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। और आज की हम क्लास में जिसकी चीज की बात करेंगे दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ये एक ऐसी चीज है जो तुमने आज से पहले कभी नाइन्थ क्लास में कभी पहले सुनी नहीं है। तो ये फील्ड एक चीज होती है, किसी भी फोर्स का एक फील्ड होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का भी हम फील्ड पढ़ेंगे, एग्जैक्ट सेम तुम ट्वेल्थ क्लास में जाके जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ोगे वहां पे तुम्हें पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फिर तुम पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो सारी फोर्सेस जो डिस्टेंस की वजह से अपनी इंटेंसिटी कम कर दे रही है, ओके, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वो सारी फोर्सेस जिनका इफेक्ट डिस्टेंस की वजह से कम हो जाता है उनका एक फील्ड होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अर्थ ही लगा लो। ये अर्थ एक बहुत बड़ा मास है, तो अर्थ के ऊपर मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये मार्कर नीचे जा रहा है, तो मतलब किसी इंटेंसिटी के साथ अर्थ इसको नीचे पुल कर रहा है। लेकिन ये अगर मेरा बड़ा सा अर्थ है, यहाँ पे M, यहाँ पे ये मेरा छोटा है मार्कर, तो ये इसको पुल कर रहा है। तो ये किस फोर्स के साथ पुल कर रहा है? GMM बाय आर स्क्वायर। मैं अगर इस मार्कर को थोड़ा दूर ले जाऊं, यहां पे ले जाऊं, आर को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, तो अब मैं जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा GMM बाय आर स्क्वायर, अब ये आर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से ये जो एफ है बहुत कम हो जाएगी, राइट। अगर मैं इसको और दूर ले जाऊं तो अर्थ का इफेक्ट उस पर और कम हो जाएगा। मतलब जितनी दूर मेरा मास चला जाएगा उतना इफेक्ट अर्थ का कम हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने की वजह से कम होता जा रहा है। तो मतलब अर्थ का एक फील्ड है, अर्थ के आसपास एक फील्ड है कि उसका इफेक्ट कहां तक काम करेगा। अर्थ का इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, फिर थोड़ा कम 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 ऐसे करके, राइट। तो हर ऐसी फोर्स जो डिस्टेंस की वजह से अपनी इंटेंसिटी लूज करे उसका एक फील्ड होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐसी है, डिस्टेंस की वजह से उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, डिस्टेंस की वजह से उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तुम देख सोच के देखो, दो मैग्नेट्स ले लो, यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट रख दो, तो जो छोटे मोटे जो ऐसे आयरन के पीसेस हैं जो आसपास में वो तो उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। बड़ा वाला जो बॉल है वो छोटे मोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगी अगर पास में पड़े तो। लेकिन अगर यही एक छोटा सा आयरन नेल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ा है, तो ये वाली बड़ा मैग्नेट है जो उसको अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि वहां तक इसका फील्ड है ही नहीं, है ना। इसकी बहुत एक एग्जांपल, जैसे तुमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा ना, तुम एक कॉम्ब ले लो, प्लास्टिक कॉम्ब, तुम उसको रब कर लो, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर तुम उसको पेपर के जो पीसेस होते हैं वहां पे पास में ले जाओ, तो वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नेगेटिवली चार्ज हो गया, फिर न्यूट्रल है, वो उस पर अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन तुम सोच के देखो, तुम उसको रब तो कर लो कॉम्ब को, और वो जो तुम्हारे बिट्स ऑफ पेपर हैं वो तुमने वहां पे रख रखे हैं, तो ये वाला जो कॉम्ब है उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। इवन दो अभी भी ये नेगेटिव है और वो न्यूट्रल है, लेकिन ये वाला जो कॉम्ब है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, वहां तक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पहुंच नहीं रहा, ठीक है। तो इसको तुम, ये मैं खुद ही ये वर्ड यूज करता हूं, इसको तुम रेंज भी बोल सकते हो कि एक जो कोई भी फोर्स है उसकी कितनी रेंज है, वो कहां तक बाकी लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल विच इज वेरी पॉपुलर दीज डेज इज ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स की एक्चुअली थ्योरी क्या है? ब्लैक होल्स एक ऐसे बॉडीज हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, जैसे देखो ये सोलर सिस्टम है, ठीक है, तो ये अर्थ है, सारा कुछ ऐसे एक पैटर्न में चल रहा है। जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, फिर उसके बाद सैटर्न है, उसके कुछ मून्स हैं, हर प्लैनेट के अलग अलग मून्स होते हैं। फिर ये जो बड़े प्लैनेट्स हैं ये सारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम हो गया मिल्की वे। अब ये पूरा का पूरा मिल्की वे किसी और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, फिर वो वाली पूरी चीज किसी और के अराउंड रिवॉल्व कर रही होगी, एंड दिस इज एंडलेस, दिस इज गोइंग ऑन फॉरएवर एंड नोबडी नोज हाउ बिग इज दिस होल थिंग, ठीक है। तो इसमें ये तो पूरा सिस्टम में चल रहा है क्योंकि इनकी अपनी अपनी वेलोसिटीज हैं, लेकिन इनमें बताइए जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना ये मारे जाते हैं। जैसे तुमने सुना होगा ये मीटियोर्स,
यू नो मीटियोरॉइड्स, पता नहीं क्या क्या होते हैं ये होते क्या है, ये होती तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज ही हैं, पर ये छोटे छोटे से होते हैं, इनका बेचारा खुद का मास कैसे होता है 15 किलो, 20 किलो, 40 किलो। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि न्यूज आती है कभी कभी कि अर्थ पे आके एक मीटियोर गिर गया। तो वो हुआ क्या, एक छोटी सी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी कुछ जा रही थी, वहां से कहीं से चली होगी, फिर वो इधर से जा रही थी और अर्थ के वो फील्ड में आ गई। ऊपर अर्थ का फील्ड कुछ काम कर रहा है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है, जैसे इसको नीचे से खींच रहा है। मान लो ये मार्कर है, ये कहीं फंस गया ऊपर कॉस्मोस में फंस गया, ठीक है, ऐसे ये मार्कर सोलर सिस्टम ऐसे ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। तो अगर ये जुपिटर के पास में से निकल रहा होगा तो जुपिटर इसको खींच लेगा, क्योंकि जुपिटर का फील्ड एक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली व्हाट ब्लैक होल इज, ब्लैक होल्स एक ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, रेडियस तो उनका कम होता है लेकिन मास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर ज्यादा मास की वजह से उनका जो फील्ड होता है, उनका जो इंटेंसिटी होती है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो उनकी क्षमता होती है, कैपेबिलिटी, वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये ब्लैक होल्स क्या करते हैं, जो उनके आसपास कोई भी चीज जा रही होती है उसको खींच लेते हैं। अर्थ तो क्या करेगा, छोटे मोटे मेटियोर्स को खींच लेता है ना। तुमने सुना होगा कि मेटियोर आके गिर गया, अर्थ में गड्ढा हो गया, है ना। तो अर्थ तो ये छोटे छोटे मेटियोर्स को खींच रहा है। तो ब्लैक होल क्या करता है, इसका मास इतना ज्यादा होता है, ये इसका डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से मास इतना ज्यादा होता है कि ये बड़ी बड़ी चीजों को भी खींच लेते हैं अपनी तरफ, है ना। कि कोई छोटा सा मून है, अगर किसी प्लैनेट का अगर मून छोटा सा है तो ब्लैक होल उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और जब अपनी तरफ खींच लेगा तो वो जो मून है वो ब्लैक होल में जाके मिल जाएगा, तो इन दोनों का मास ज्यादा हो जाएगा। अब ये बॉडी और बड़ी बन जाएगी, और ये और बड़ी बॉडी अब ज्यादा आसानी से किसी और चीज को खींच लेगी। तो मतलब ये जो ब्लैक होल होता है ये चीजों को अपनी तरफ खींचता रहता है, खींचता रहता है, उसकी वजह से ये बड़ा होता रहता है। तो इसी वजह से लोगों को लगता है कि ये ब्लैक होल क्या करेगा, एक दिन पूरी दुनिया को खा जाएगा, है ना, क्योंकि उसका साइज बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक दिन वो इतना बड़ा हो जाएगा कि सारे सोलर सिस्टम्स को अपने अंदर से ऐसे खा जाएगा सारी चीज। ठीक है, वो पता नहीं वो चीज होगी या नहीं, बट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज दिस, कि जो भी कोई फोर्स है, जो डिस्टेंस की वजह से जिसका इफेक्ट कम होता है उसका एक फील्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया ये अर्थ का फील्ड, यहाँ पे कुछ फील्ड होगा, 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 और वो डिस्टेंस की वजह से वो फील्ड कम होता जाएगा। एंड दिस इज व्हाट द फील्ड इज, ये मतलब बेसिकली तुम्हारी रेंज है ना, क्योंकि तुम्हारी कहाँ तक चलती है ना। जैसे तुम्हारी भी कुछ फोर्स होगी, जैसे तुम घर पे रहते हो और तुम बोलो कि ओके मैं क्या एग्जांपल दूं, जैसे जैसे हमारी स्टेट के वो हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो वो कुछ लॉ निकाल दें, वो जब लॉ निकाल देंगे वो पंजाब पंजाब में तो चलेगा क्योंकि वहां तक उनकी चलती है, ठीक है। लेकिन जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, मान लो तुम थोड़ा सा बाहर निकल गए, मध्य प्रदेश तक निकल गए, ठीक है, तो उसके बाद ये जो लॉज हैं वो काम नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, राइट। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इस बंदे की सिर्फ यहीं पे चलती है क्योंकि इनका फील्ड यहीं तक है, ठीक है। चलो ये बहुत ही बुरी एग्जांपल थी, लेकिन ऐसा कुछ होता है, ठीक है। फील्ड इज समथिंग कि तुम्हारी कहां तक चलती है, व्हाट इज योर रेंज। अब इसको थोड़ा सा हम साइंटिफिकली समझने के लिए क्या करते हैं, ये फील्ड को सबसे पहले तो हम फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस वेक्टर से ई से, ठीक है। ये ई क्या चीज है, अभी हम इसकी बात करते हैं। ये फील्ड को समझने के लिए तुम सोच के देखो, यहाँ पे खाली कमरा है, ये खाली कमरा है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल खाली कमरा है। यहाँ पे बिल्कुल बीच में तुमने यहाँ पे लाके एक मास रख दिया एम, छोटा सा मास यहाँ पे लाके रख दिया एम, और ये जो एम है ये मूव करने लग गया, मान लो इस तरफ मूव करने लग गया, इस तरफ मूव करने लग गया। अब ये बिना में किसी मतलब के तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अगर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रही है तो मतलब कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी, लेकिन वो फोर्स हमें फिलहाल यहाँ पे दिख नहीं रही। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई ना कोई मास होगा जिसके ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से ये वाला मास खींचा चला जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ मास होगा, कोई बड़ा सा एम, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, और उस मास की वजह से ये वाला मास उसकी तरफ
खिंचा हुआ जा रहा है, मतलब यहां पे इस रूम में तुम कोई भी मास रखोगे, वो ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से उधर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत दूर कोई मास रखा हुआ है। ठीक है, फीलिंग आ गई होगी तुमको थोड़ी सी कि हो क्या रहा है, कि अर्थ की वजह से, जैसे अर्थ का भी एक ग्रेविटेशन, इसको अर्थ ही लगा दो तुम, ठीक है, ये अर्थ ही है, बहुत दूर एक अर्थ है। तो मान लो अर्थ से मैं पूछूं आर रेडियस पे, ये आर डिस्टेंस पे, अर्थ से आर डिस्टेंस पे एक कमरा है, ये कमरा है मतलब, तो इस कमरे का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा अर्थ की वजह से, क्योंकि अर्थ यहां पे एक मास रखा हुआ है, तो इस कमरे में एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा अर्थ की वजह से, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा हम देख लेते हैं पहले, फोर्स कितनी लगेगी। यहाँ पे लेट से एक मास रखा हुआ है एम, 1 kg का मास रख दो यहाँ पे एम, तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी मेरे को पता है, F इज इक्वल टू जी इंटू अर्थ का मास इंटू ये जो हमने छोटा मास रखा है 1 kg का, 1 अपॉन ये जो रेडियस है उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर। इस फोर्स के साथ वो खींचा जाएगा उस डायरेक्शन में, और अगर ये मास को मैं जनरल ले लूं, 1 kg की जगह मैं इसको ले लूं, ये एम मास है, तो ये वाला जो एम मास है वो इस फोर्स के साथ, ये वाली फोर्स के साथ ऊपर खींचा जाएगा। तो मतलब यहां पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है उस मास की वजह से। नाउ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, जितना हमने मास रखा है, अगर मैं उसको इससे डिवाइड कर दूं, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज ई। तो दिस ई इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट मास। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट मास। तो इसके यूनिट्स क्या हो गए, फोर्स अपॉन मास विच इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर। तो न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे मास मास कट गया, तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, जो एक्सेलरेशन के यूनिट है, मतलब मास अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इट्स डायमेंशंस विल बी m0 l1 t-2। ठीक है जी, ग्रेविटेशन फील्ड का मतलब किसी भी जगह पे किसी मास की वजह से कितना फील्ड है, किस इंटेंसिटी के साथ वो खींचा जा रहा है, इसको हम इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं कि किस इंटेंसिटी के साथ वो चीज खींची जा रही है। ओके, तुम इसको नोट कर लो, हम थोड़े से फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके, कि किस तरीके से हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं किसी भी जगह पे। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को तुम्हें एक यहां पे बड़ा सा मास है m, और यहां पे एक और बड़ा सा मास है m। तो ये दो बड़े बड़े मासेस हैं, दोनों का मास m है। मैं तुम्हें बोलूं कि यहां से ना ऐसे r डिस्टेंस पे, यहां पे एक डिस्टेंस है r1, और यहां से ये सेंटर से, ठीक है, r2। मैं तुम्हें बोलूं यहां पे इस जगह पे बताओ कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके, नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे कोई मास वगैरह नहीं रखा, अभी मास रखा नहीं है, हम वैसे ही पूछ रहे हैं कि बताओ कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसपे फोर्स लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट कर रही होगी, मतलब इसका कितना फील्ड होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा मास रख देते हैं, मान लो हमने m रख दिया, तो हम पहले इसका फील्ड एक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी वजह से ये यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, और इस मास की वजह से इधर अट्रैक्ट होगा। तो इस मास की वजह से इधर कितनी फोर्स के साथ ही अट्रैक्ट होगा, g मास इंटू इसका मास अपॉन r स्क्वायर, r1 का स्क्वायर। यस, और इस डायरेक्शन में ये कितना अट्रैक्ट होगा, g इंटू मास इंटू छोटा मास अपॉन r2 का स्क्वायर। इस फोर्स के साथ ही अट्रैक्ट होगा, सो दिस इज द फोर्स F
and E will be equal to force upon mass, जो हमने मास रखा है force upon mass, so this will be equal to mass. तो ये तुम्हारा m और m कट जाएगा. So this is the gravitational field on this point due to this mass, and gravitational field at this point due to this mass is, इसको by m कर दो. और इन दो वेक्टर्स का जब तुम वेक्टर रिजल्टेंट लोगे, that is the net gravitational field at this place due to these two masses. करेक्ट. और इसको हम ये भी बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. यहाँ पे मान लो एक और मास होता है, एक और मास होता है, अलग अलग मासेस होते हैं, तो अलग अलग मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है इस जगह पे. वो सारे ग्रेविटेशनल फील्ड्स का जो वेक्टर रिजल्टेंट है, दैट इज द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, प्लीज नोट दिस होल थिंग डाउन. ये एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, तुमने पहले कभी सुना नहीं, तो हो सकता है इसको ग्रास्प करने में तुम्हें थोड़ा सा समय लग जाए, बट दिस इज द एंटायर थ्योरी ऑफ व्हाट ग्रेविटेशनल फील्ड इज. मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाए. मान लो यहां पे एक बड़ा सा मास है m, और यहां पे मैं पूछूं कि r डिस्टेंस पे यहां पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इसका इस पॉइंट पे, तो तुम कैसे करोगे इसको निकालने के लिए? यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट रख दोगे. इस बार हम थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट रखते हैं. मान लो मैंने रख दिया 5 किलो का ऑब्जेक्ट, तो 5 किलो का ऑब्जेक्ट हमने वहां पे रख दिया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. फोर्स अपॉन ये जो हमने मास रखा है 5 किलो का, दिस गिव्स मी g इंटू मास इंटू 5 अपॉन r स्क्वायर इंटू 5. ये कट गया. This gives me g m by r square. So what I want to tell you is कि ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने केजी का मास रख रहे हो. यहाँ पे अगर मैं 7 किलो का मास रख देता, तो यहाँ पे ऊपर बन जाता 7 और नीचे भी बन जाता 7, तो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी आ जाती है. What I want you to understand is gravitational field is not a force. ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड का फर्क इससे नहीं पड़ता कि कितने केजी का तुमने मास रखा है. तुम कितने भी केजी का मास रख दो, ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी ही एक्ट करेगी. लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड किस चीज की वजह से चेंज होगी? रेडियस की वजह से. मान लो मैं तुम्हें यहां पे पूछ लेता x डिस्टेंस, अब बताओ इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना इस मास की वजह से. सो दैट वैल्यू इज g m by r plus x का होल स्क्वायर. ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने किलो का मास रखा है उस पॉइंट पे, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट अ फोर्स, इट इज एन एक्सेलरेशन. वहां पे तुमने किसी भी केजी का मास रख दिया, एक्सेलरेशन उसकी उतनी आएगी. फॉर एग्जाम्पल अभी अर्थ है, ठीक है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहा हूं, ये अभी 100 ग्राम का होगा, उससे भी कम होगा, तो मैं इसको नीचे फेंक रहा हूँ. ये किस एक्सेलरेशन के नीचे गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब इसकी जगह मैं एक कुर्सी को फेंक दूं, या फिर मैं इसको फेंक दूं, ये थोड़ा सा हैवी है, या मैं इसको फेंकता हूँ, ये थोड़ा सा हैवी है, ये 400-500 ग्राम का है, मैं इसको नीचे फेंक रहा हूं, तो ये भी नीचे गया सेम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ. अगर मैं एक हाथी को पकड़ के नीचे फेंक दूं, कितनी फोर्स के साथ नीचे जाएगा? वो फोर्स ज्यादा लगेगी, लेकिन एक्सेलरेशन उसकी भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. ठीक है, सो दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इज द acceleration with which an object is being pulled by a certain mass kept at a certain distance. I'll repeat once again. This gravitational field is the acceleration by which a mass of any quantity is being pulled towards this mass kept at this distance. ठीक है जी, तुमको फील आ गई होगी कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है. प्लीज नोट दिस डाउन, फिर हम इसके 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के, जिससे तुम्हें थोड़ा सा ये बेटर समझ में आएगा.
ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो जी, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल, एक स्क्वायर के एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक स्क्वायर है, यहां पे मास रखा है तुमने 30 केजीज, यहां पे भी मास रखा है तुमने 30 केजीज, यहां पे भी मास रखा है 30 केजीज, यहां पे भी मास रखा है 30 केजीज। ये एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम बन गया ये मासेस का। मैं तुमसे पूछूं कि इन मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, बिल्कुल यहां पे मिड पॉइंट पे। तो इन मासेस की वजह से मिड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तुम सोच के देखो थोड़ा सा। एक चीज तो मेरे को पक्का पता है, सिमेट्री की वजह से, कि ये जो डिस्टेंस है x, वो डिस्टेंस ये भी है x, वो डिस्टेंस ये भी है x, वो डिस्टेंस ये भी है x, और ये सारे मासेस सेम है 30 30 30 30। तो ये वाला मास जितनी फोर्स के साथ पुल करेगा इसको F के साथ, सेम फोर्स के साथ ये इसको इधर पुल करेगा, सेम फोर्स के साथ ये इसको इधर पुल करेगा, और सेम फोर्स के साथ ये इसको उधर पुल करेगा। अगर ये सब सेम फोर्स के साथ पुल कर रहे हैं, मतलब ये सेम एक्सेलरेशन के साथ इसको इधर पुल कर रहा है, ये सेम एक्सेलरेशन के साथ इसको उधर पुल कर रहा है, ये सेम एक्सेलरेशन के साथ इधर पुल कर रहा है, और सेम एक्सेलरेशन के साथ ये इसको इधर पुल कर रहा है, मतलब overall the gravitational field acting at this point is 0। समझ में आया? किसी और पॉइंट पे निकालते हैं, वैसे तुम्हें ये पता लग गया होगा, फील आ गई होगी तुमको। मैं तुमको पूछूं, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट में। मान लो इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हम निकाल लेंगे, ये हो गया 2। ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 5। ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, इज ऑल्सो रूट। चलो जी, ठीक है, अभी देखें क्या हो रहा है। ये एंगल भी मैं निकाल सकता हूं, और ये एंगल भी मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और सिमेट्री की वजह से मेरे को पता है कि ये एंगल भी थीटा होगा। चलो जी, अब हम देखते हैं कि चार, इस पॉइंट पे 4 ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रहे होंगे। ये मैंने क्वेश्चन अभी अभी मैं बना रहा हूं, ठीक है, मैंने रैंडम पॉइंट ले लिया, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इस पॉइंट पे 4 अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रहे होंगे, सबका हमें वेक्टर रिजल्ट निकालना। पहले हम देखते हैं इस मास की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रहा है। इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, कितना एक्ट करेगा, G इंटू 30 इंटू अपॉन 1 स्क्वायर, ये उधर एक्ट करेगा। लेफ्ट डायरेक्शन में कितना ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करेगा, G इंटू 30 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये तो दो वेक्टर्स हैं जो ऑपोजिट क्वांटिटी में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये तो कट जाएंगे आपस में, है ना। दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, सेम मैग्नीट्यूड, आपस में कट गए। फिर ऊपर एक ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करेगा इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में, एंड दिस ऊपर वाला ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू G इंटू 30 बाय रूट 5 का स्क्वायर, विच गिव्स मी 6G। तो एक 6G एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और 6G एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, I will use the formula resultant is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। लेकिन यहाँ पे cos theta मेरे को पता नहीं है, तो मेरे पास एक और तरीका है इसको निकालने का। देखो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में इट इज 6G, इधर वाली डायरेक्शन में भी इट इज 6G। ये जो 6G है, इसके दो कंपोनेंट्स बना दें। एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 6G cos ऑफ थीटा, ऊपर वाली डायरेक्शन में हो जाएगा
6g साइन ऑफ थीटा। फिर जो ये वाला 6g है इसका भी इधर होगा 6g cos ऑफ थीटा, ऊपर वाली डायरेक्शन में 6g साइन ऑफ थीटा। ये जो 6g cos थीटा और 6g cos थीटा ये तो आपस में कट जाएंगे, तो जो हमारे पास बच गया वो है ऊपर 6g साइन थीटा और इसकी वजह से भी 6g साइन थीटा। तो टोटल कितना बच गया 2 into 6g साइन थीटा विच गिव्स मी 12g साइन थीटा। कितना है यहाँ पे, ये ट्राइंगल है, साइन कितना हो गया इसका 2/√5 is equal to 24/√5. This is the gravitational potential on this point due to all these four masses. ठीक है, इसी तरीके से तुम किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हो। ओके, प्लीज डू दिस एज होमवर्क। मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। सेम सिचुएशन में इस पॉइंट पे तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल के दिखाना। लेट्स से इसकी साइड कितनी है √2, ये स्क्वायर है, इसकी साइड है √2 √2 तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आएगा इस पूरे सिस्टम की वजह से। प्लीज डू दिस एज होमवर्क। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन तुम्हारा HC वर्मा में से लिया गया एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल है कि अगर एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा होता है, इसके तीन साइड्स पे मासेस हैं m m और n। और मैं तुम्हें अगर पूछूं कि बिल्कुल सेंटर पे जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। you can try this question, just pause it and try this question. So सेंटर पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। सबसे पहले सिमेट्री से मेरे को ये पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जितना इस डायरेक्शन में होगा उतना ही इस डायरेक्शन में होगा, उतना ही इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये तीन डायरेक्शंस में सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्ट कर रहा है। दिस एंगल इज 120 डिग्री, 120 120, तो जो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो होगा 0। शायद तुम्हें ये फील करना अभी थोड़ा इतना आसान ना हो, तो हम एक बार समझते हैं इसको। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इधर एक्ट करेगा एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक इधर एक्ट करेगा, एक ऊपर एक्ट करेगा। इस डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है g m बाय, ये कुछ डिस्टेंस होगा x, ये सेम डिस्टेंस होगा x, सेम डिस्टेंस होगा x बाय x स्क्वायर। इधर जो एक्ट करेगा दैट विल आल्सो बी g m बाय x स्क्वायर। इधर जो एक्ट करेगा दैट विल आल्सो बी g m बाय x स्क्वायर। मतलब तीनों डायरेक्शंस में 120 डिग्री के एंगल पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं gm बाय एक्स स्क्वायर। इसको मैं सेफ साइड एक बार f मान लेता हूं, या फिर एक्सेलरेशन है तो मैं इसको a मान लेता हूं। तो मतलब इस पॉइंट पे इधर एक्ट कर रही है a, इधर एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है a, ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है a। ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये एंगल कितना है 120 डिग्री। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। पहले इन दो एक्सेलरेशंस का मैं वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। तो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगी एक्सेलरेशन cos 60 और इधर आ जाएगी एक्सेलरेशन sin 60 और ये वाली एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगी एक्सेलरेशन cos 60, इधर आ जाएगी एक्सेलरेशन sin 60। इस sin 60 और sin 60 तो कट जाएंगे, तो नीचे कितना आ जाएगी एक्सेलरेशन cos 60, एक्सेलरेशन cos 60। तो मतलब अब जो मेरी फ्री बॉडी डायग्राम बन गया वो है ऊपर एक्सेलरेशन a, ये आपस में कट गया और नीचे कितना आ गया 2a cos 60। 2a cos 60 कहां से आया, a cos 60 प्लस a cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2। तो दिस इज a and a which is 0।
तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तुम्हारा सेंट्रॉइड पे आ जाएगा 0। हमने कुछ नहीं किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हमने वेक्टर रिजल्टेंट उसका निकाला, राइट। तो अभी प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम इसको सॉल्व करो, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो और डू दिस एज होमवर्क। हम किसी और पॉइंट पे निकालते हैं, मैं ये सब कुछ इरेज कर रहा हूं, हम किसी और पॉइंट पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं। लेट्स से इन दोनों लाइन को जो ज्वाइन कर रही है इसके सेंटर में, यहां पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहां पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल के दिखाना तुमको, और तुम इसकी साइड मान सकते हो। लेट्स से दिस साइड इज 2, दिस इज 2 मीटर, 2 मीटर। तो ये नीचे वाली साइड भी 2 मीटर, ये आ गया 1 मीटर और 1 मीटर। इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर तुम्हें निकालना है तो निकाल लें हम थोड़ा सा, तुमने ट्राई अगर कर लिया तो यहां से राइट साइड पे कितना होगा, जी एम बाय 1 स्क्वायर। यहां से लेफ्ट साइड पे कितना होगा, जी एम बाय 1 स्क्वायर। ये तो आपस में कट गए, इन दोनों मासेस की वजह से सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, अलग अलग डायरेक्शन में, वो तो कट गया आपस में। वैसे भी दिख ही रहा था, सिमेट्री से कट जाएंगे। अब बच गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिर्फ इस मास की वजह से। इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी व्हाट, जी एम बाय, ये हाइट एच स्क्वायर। बस ये हाइट नहीं पता अब मेरे को, हाइट में निकाल लेता हूँ यहां से इस ट्राइंगल से। ये है 60 डिग्री का एंगल, ये है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देता हूँ। तो साइन थीटा, साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू h बाय 2। तो h comes out to be 2 sin 60 is equal to √3। तो h आ गया अंडर रूट ऑफ 3, h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3। So gravitational field E at this point will be gm by 3। ये j क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन में, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, प्लीज वॉच द वीडियो अगेन। तुम पीछे करके वीडियो को दोबारा देख सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा तेज हो रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है। एंड प्लीज कीप ट्राइंग ऑल द क्वेश्चंस। तुम्हारे पास जो भी बुक है फिजिक्स की, डीसी पांडे, एच सी वर्मा, विच एवर बुक दैट यू हैव, प्लीज उसमें से क्वेश्चंस ट्राई करते रहना, ठीक है। जैसे जैसे मैं तुम्हें ये चीजें समझा रहा हूँ, तुम अपनी बुक में से जो भी तुम्हारे पास बुक है वहां से तुम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाना। अदरवाइज क्या होगा कि तुम्हारे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा लेकिन प्रैक्टिस तुम्हारी होगी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे योर प्रैक्टिस इज समथिंग दैट विल मैटर, राइट। लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं इस क्लास का। तो लेट्स से एक मास है m, यहां पे एक मास है 4m। अब ये सिस्टम की वजह से अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। लेट्स से हम ये लाइन ले लेते हैं जो इनको ज्वाइन कर रही है। तो इस लाइन पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, ये रैंडम पॉइंट ले लेते हैं P। तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो किस किस मास की वजह से होगा, m एंड 4m। m की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, 4m की वजह से पोटेंशियल होगा राइट की तरफ होगा। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस वेरी करेगा ये पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट से यहां पे एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम 9 सेंटीमीटर। लेट्स अज्यूम दिस डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये m से x मीटर के डिस्टेंस पे, लेट्स से एट x मीटर डिस्टेंस, यहां पे एक पॉइंट है P। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है इस पूरे सिस्टम का दैट इज 0। Gravitational potential, that means E at this point P is 0. The question is find x. ये पॉइंट m मास से कितनी दूर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं कि अगर ये x डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 9 माइनस x। तो मेरे को दे रखा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0 है, मतलब इधर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इधर होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं G, पहले मैं ये वाला लिख रहा हूं, G इंटू M
अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 4m अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये gm और ये gm. This gives me 9 minus x upon x का whole square is equal to 4 upon 1. This will give me, okay, 4 upon 1. तो यहां से अगर मैं अंडर रूट ले लूं इनका तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा 2. So this will give me 9 minus x is equal to 2x. X is equal to 3 सेंटीमीटर. x is equal to 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो x होगा ये यहां पे कहीं पे होगा 1 2 3 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना होगा 6. और एक्चुअली में ये देख के भी पता चल रहा था मेरे को, क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें सेम रखना है, इस मास का और इस मास का. ये वाला मास बड़ा है तो वो वाला पॉइंट जहां पे ये पोटेंशियल सेम आएगा वो m के पास काफी पास में होगा, क्योंकि m का मास छोटा है, राइट. सो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम एच.सी. वर्मा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर. इसी तरीके से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स पे तुम्हें निकालना है, ठीक है. कुछ स्क्वायर दे रखा होगा, कुछ रेक्टेंगल दे रखा होगा, कुछ कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा होगा, और तुम्हें बताना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा. इसमें बेसिकली तुम्हारे वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वेक्टर्स का, ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल इन द सेकंड लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन. आज हमने सीखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. एंड प्लीज कीप ट्राइंग क्वेश्चंस. जो भी तुम्हारे पास बुक है, जो भी तुम्हारे पास नोट्स हैं, अब तुमने ये सीख तो लिया, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल these questions. Okay, so whichever book notes that you have, please keep trying questions, and then I'll see you in the third class.